और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि। पिछले 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वर्ष भर के इन कार्यक्रमों का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संदेश दिया। ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है, जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताकत ये है कि कैसा भी समय आए, कितना भी अंधेरा छाए, भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। हमारा युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है। दुनिया जब अंधकार से दौर से और गहरे दौर में थी, महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी, तब भारत मातृशक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था। हमारे यहां गार्गी, मैत्रेयी, अनसुईया, अरुंधति और मदालसा जैसी विदुषियां समाज को ज्ञान देती थी। कठिनाइयों से भरे मध्यकाल में भी इस देश में पन्ना घाय और मीराबाई जैसी महान नारियां हुई। और अमृत महोत्सव में देश जिन स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है, उसमें भी कितनी ही महिलाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, वहां से लेकर सामाजिक क्षेत्र में अहल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, इन देवियों ने भारत की पहचान बनाए रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण फरवरी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण पिछले वर्ष 28 दिसंबर से माईगॉव पोर्टल पर शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। इस साल फरवरी में परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण का आयोजन होगा, जिसके लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। प्रधानमंत्री के साथ इस लोकप्रिय संवाद में न केवल छात्र बल्कि माता पिता और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। innovateindia.mygov.in पोर्टल पर जाकर वो परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2022 में भाग ले सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए यह प्रतियोगिता खुली है। छात्र उनके लिए निर्धारित विषयों में से किसी एक पर अपने जवाब भेज सकते हैं। छात्र अधिकतम 500 अक्षरों में प्रधानमंत्री को अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। अपनी प्रविष्टि को सफलतापूर्वक जमा करने पर छात्रों को भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छात्रों को जो विषय दिए गए हैं, उनमें कोविड-19 के दौरान परीक्षा के तनाव को कम करने की रणनीति, आजादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर स्कूल, स्वच्छ भारत, हरित भारत, कक्षाओं का डिजिटलीकरण और पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास शामिल हैं। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपके मन में भी परीक्षा से जुड़ा कोई सवाल है जिसका जवाब आप प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, तो आप भी 20 जनवरी तक परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य सरकार ने कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के छात्रों को टैब देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें पारा शिक्षकों के साथ हुए समझौते के तहत झारखंड सहायक अध्यापक सेवा नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दी गई है। तो गठित नियमावली को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में। 12वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से नंदिनी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य हेतु ₹56,07,64,000 मात्रा के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। मंत्रिपरिषद ने पेट्रोल सब्सिडी योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य के लगभग 63 लाख राशन कार्डधारियों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर 250 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना से संबंधित एक ऐप भी लॉन्च किया। सीएम सपोर्ट केयर ऐप के जरिए ही लाभुक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,17,532 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,23,990 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि 2,23,990 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 19,24,051 सक्रिय मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी की दर 16.41% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए हैं। इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,769 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इस दौरान 2,617 नए मामले भी सामने आए हैं। इस अवधि में 12 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 27,422 रह गई है। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,59,67,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट मिल रही है। अब तक कोरोना संक्रमण के 33,89,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 55,82,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से
मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6,95,00,000 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 1,55,00,000 मामले सामने आए हैं। वहीं फ्रांस में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1,08,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 82,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जामताड़ा जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अब तक मात्र 10% पात्र युवक युवतियों को ही टीका लग पाया है। टीकाकरण की धीमी प्रगति को देखते हुए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने जिले के सभी उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र छात्राओं को टीका लगाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के 57,545 युवक युवतियों का टीकाकरण का लक्ष्य है। उपायुक्त ने जिले के सभी उच्च विद्यालयों में 15 से 18 आयु वर्ग के पात्र छात्र छात्राओं को 19 से 24 जनवरी तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अधिकारी लगातार क्षेत्रों में टीकाकरण को सफल बनाने में जुट गए हैं। नारायणपुर के सभी हाई स्कूलों में टीकाकरण का कार्यक्रम निर्धारित है। आज 4 जगहों पर है, जिसमें से एक यहाँ भी है, राजकीय +2 उच्च विद्यालय नारायणपुर। दायित्व मिला है कि जाकर के देखें कि सभी लोगों का 100% टीकाकरण हो जाए। 8 स्कूल जो हैं वहाँ 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए, उसी में आज हम लोग 4 स्कूल, नारायणपुर हाई स्कूल, नारायणपुर कस्तूरबा विद्यालय, चैनपुर और पविया हाई स्कूल में करा रहे हैं। टीकाकरण अभियान को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में अलग अलग तिथि निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित तिथि के अनुसार जिले के नारायणपुर प्रखंड के 4 उच्च विद्यालयों में शिविर लगाकर पात्र छात्र छात्राओं को टीका लगाया गया। वैक्सीन ले लिया है, सबको भी लेना चाहिए। क्लास 11 फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और कोरोना का वैक्सीन ले लिया और सबको को लेना चाहिए। वैक्सीन ले लिए हैं सभी लोगों को। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर प्रसाद ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार जिले के उच्च विद्यालयों में टीकाकरण कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में टीकाकरण अभियान चलाकर छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया जाएगा। +2 उच्च विद्यालय नारायणपुर में 1000 टारगेट में 300 के आसपास पुराना डोज बच्चा ले चुका था। अब रेस्ट जो बच गए हैं वो सभी आ रहे हैं। वे कर्माटांड, डॉक्टर साहब, सभी शिक्षकगण तत्परता से काम कर रहे हैं। जिले में इस अभियान के जरिए सभी किशोरों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना से बचाव में कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। दूरदर्शन समाचार के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। दुमका जिले में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। जिला टास्क फोर्स ने 2 दिनों में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादल पहाड़, लुटिया पहाड़, हीरापुर और चित्राकुंडी वन क्षेत्र में 22 अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया है। प्रशिक्षु डीएफओ सात्विक व्यास ने बताया कि जेसीबी की मदद से इन खदानों को मिट्टी भरकर नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चित्राकुंडी इलाके में है, जहां पर कोल की इलीगल कुछ खदानें चल रही थी, जिसमें हम लोग आज डोजरिंग का काम करने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है
तो ये जो कुछ खदानें जो खुद गई थी उनको हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक हम लोगों को लगभग 10 के करीब छोटी बड़ी मिलाकर खदानें मिली है, जिस इलाके में हम लोग अभी ये डोजरिंग का काम कर रहे हैं। जब्ती में सुबह सुबह जो हम लोगों का स्टाफ आया, जो अभी तक की जानकारी है उसमें एक बाइक है, एक जनरेटर, एक बहुत बड़ा सबमर्सिबल और होज पंप, यही सारी चीज़ें और काफ़ी कोयला भी बरामद किया गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 31 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पार्ल के बुहलैंड पार्क स्टेडियम में कल 297 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन ही बना सकी। टेस्ट से वनडे सीरीज में आने के बाद टीम इंडिया की ड्रेस भी बदली, कप्तान भी बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो हार का सिलसिला। पर्ल के बुलैंड पार्क मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बैवुमा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को 5वें ओवर में ही पहली सफलता भी दिला दी। इसके बाद आर अश्विन ने क्विंटन डिकॉक को 27 पर चलता किया और एडन मार्कराम 4 रन पर रन आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका ने 68 रन पर अपने 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन यहीं से कप्तान टेम्बा बैवुमा और रसी वैन डर डुसेन ने टीम इंडिया के अनुमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 184 गेंदों पर 204 रन की साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अपने शतक लगाए और टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। 110 के स्कोर पर बुमराह ने बैवुमा को चलता जरूर किया, लेकिन बैवुमा दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। वैन डर डुसेन 129 रन पर नाबाद रहे और दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 296 रन का स्कोर किया। 297 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जो 12 पर एडन मार्कराम का शिकार बने। लेकिन इसके बाद लंबे समय बाद टीम से जुड़े शिखर धवन ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम इंडिया को मजबूती देने का काम किया। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी निभाई। धवन ने 51 गेंद पर अर्धशतक लगाया, लेकिन 79 रन पर उनका विकेट गिर गया। हालांकि विराट कोहली जमे रहे और उन्होंने 51 रन बनाए, लेकिन इसी स्कोर पर तमरेज शमसी ने उनका विकेट ले लिया। विराट के जाने के बाद भारतीय टीम लड़खड़ा गई और तेजी से विकेट गिरने लगे। निचले क्रम पर शार्दुल ठाकुर ने अपनी 50 के जरिए संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन ये नाकाफी रहा और भारतीय टीम 8 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने पहला वनडे 31 रन से जीत लिया। खास बात ये रही कि पर्ल के बुलैंड पार्क मैदान पर पिछले 25 साल में भारत की ये पहली हार रही। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कल त्रिनिदाद में ग्रुप बी मैच में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से हराकर सुपर लीग चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुकाबले में टीम इंडिया ने आयरलैंड की टीम को 174 रनों से मात दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर लीग स्टेज में प्रवेश कर गई है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 307 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से सबसे अधिक हरनूर सिंह ने 88 रन बनाए। वहीं अंक्रिस रघुवंशी ने 79 रनों की शानदार पारी खेली। 307 रनों का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 133 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी करते हुए सांगवान, अनीश्वर और तांबे ने 2-2 विकेट लिए। हरनूर सिंह ने 101 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया उनको। भारतीय टीम का अब तक इस विश्व कप में ये शानदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। कई प्रेरक संस्मरण और विषय हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने संस्मरण @MyGovIndia और नमो ऐप के जरिए साझा करने का अनुरोध किया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 85वीं कड़ी होगी। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड भी कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
लातेहार जिले में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान की उपायुक्त ने प्रखंडवार समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने टीकाकरण की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने कल पेट्रोल सब्सिडी योजना, वैक्सीनेशन, कोविड जांच, मतदाता सूची तैयार करने आदि विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उपायुक्त ने इन मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग के 100% बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले ने कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 3 दिनों में 20,000 बच्चों को टीके लगाए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने टीकाकरण महाअभियान को सार्थक बनाने के लिए लोगों के प्रति आभार जताया है। कोडरमा जिला टीकाकरण के मामले में टॉप 3 जिलों में शामिल हो गया है। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त ने कल गूगल मीट के माध्यम से राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध विभागवार किए गए वार्षिक और मासिक राजस्व संग्रहण की जानकारी प्राप्त की। साथ ही राजस्व संग्रह में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भक्त को राज्य सरकार नकद पुरस्कार देगी। इनके साथ ही कोच पूर्णिमा महतो को 12 लाख नकद दिया जाएगा। कल कैबिनेट ने यह राशि देने पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन्हें जल्द ही एक समारोह में नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पलामू के नावा बाजार के निलंबित थानेदार लालजी यादव की मौत मामले में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह ने सीआईडी के डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया है। टीम को 48 घंटे के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। राज्य भर में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में बोकारो जिले के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में मिली-जुली पैरेड का रिहर्सल चल रहा है। तकनीकी कारणों से आज लोहरदगा रांची, रांची टोरी और टोरी रांची ट्रेन को रद्द कर दिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। आज हम स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता। ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पख्तूनों के प्रमुख नेता गफ्फार खान रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। 1920 में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जिला खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसका भरोसा साम्राज्यवाद विरोधी अहिंसक आंदोलन में था। हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। यह बदकिस्मती ये है दुनिया में और हिंदुस्तान में अगर आप देखें, मखलूक जो है मुसलमान मखलूक मुसलमान को समझता है, हिंदू मखलूक हिंदू को समझता है, ईसाई मखलूक ईसाई को समझता है, यहूदी मखलूक यहूदी को समझता है। हम उनको कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब जो है ये सब खुदा के मखलूक। लोगों के बीच खुदाई खिदमतगार लोकप्रियता के कारण औपनिवेशिक सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर दमन की कार्रवाई तेज कर दी। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। जून 1947 में खान और अन्य खुदाई खिदमतगार नेताओं ने
ब्रिटिश अधिकारियों के लिए औपचारिक रूप से बन्नो प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि पश्तूनों को स्वतंत्र पश्तूनिस्तान में रहने का विकल्प दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खान और उनके बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1947 के जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे भारत से बाहर के पहले व्यक्ति थे। इस महान राष्ट्रवादी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम राष्ट्रवादी तेज बहादुर सप्रू को भी याद कर रहे हैं। 20 जनवरी 1949 को उनका निधन हुआ था। पेशे से वकील सप्रू भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तेज बहादुर सप्रू ने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने तथाकथित वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली उपलब्ध करवाने वाले कम्युनल अवार्ड के विरोध में उपवास शुरू किया। पूना समझौते के पीछे सप्रू भी थे, जिसके तहत कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया गया था। इसके बाद ही गांधी जी ने उपवास खत्म किया। गांधी जिन्ना वार्ता असफल हो जाने के बाद सप्रू को न्यायिक दायरे में सांप्रदायिक मुद्दे की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने सभी सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधियों से समिति के लिए 29 सदस्यों का चयन किया और राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के प्रयास में वायसरॉय लॉर्ड वेबल को प्रस्ताव सौंपे। समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया था और संवैधानिक सिफारिशों के औचित्य पर प्रकाश डाला गया था। विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्रू समिति ने पाकिस्तान के गठन को टालने का आग्रह किया था। सप्रू 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह के मुकदमे के दौरान बचाव समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 जनवरी 1949 को तेज बहादुर सप्रू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, कार्यक्रम में देश के लिए भावना भी और साधना भी। राज्य सरकार ने 136 आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैब देने का किया फैसला। मंत्रिपरिषद की बैठक में 51 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्डधारियों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना का ऐप किया लॉन्च। 26 जनवरी से सभी पात्र लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि। पिछले 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठंड का प्रकोप जारी है और एक और कोविड महामारी है। दोनों से हम लगातार अभी जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो ठंड के चलते बहुत सारी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो सामने आने लगती हैं।
और इधर एक और जो कोविड महामारी से जो हमारी लड़ाई है उसके लिए भी हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार से हम लगातार बताते आ रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश है, उनका पालन करेंगे